चलिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम के अपने दौर में एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। और वैसे भी ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान करना पड़ता है, कुछ को नज़रअंदाज करके और कुछ को बर्दाश्त करके। बात शेर व शायरी की नहीं है और ये ज़िंदगी का मामला नहीं बल्कि इस परीक्षा का मामला है। इसलिए इस परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न आसान नहीं होते, आसान करने पड़ते हैं, कुछ को नज़रअंदाज करके और कुछ प्रश्नों को बर्दाश्त करके। इनफैक्ट देखा जाए अगर तो अब 20 दिन बचे हुए हैं आपके परीक्षा में लगभग, और निश्चित तौर पर परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को दबाव भी बहुत है और तनाव भी बहुत है। तो इसलिए कुछ तनाव कम कर सकूं, कुछ दबाव कम कर सकूं और सफलता की राह में सहायक बन सकूं, इस उद्देश्य से जो है कुछ बातचीत करेंगे इस रणनीति पर कि आखिर क्या अब इस बचे हुए समय में कार्य किया जाए। तो जाहिर सी बात है, पढ़ाई जितना करनी थी कर लिया, जो दिमाग में जाना था वो भी आ गया। अब मामला इस बचे हुए शेष दिनों का, जो 20 दिन के आसपास हैं, अब अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के लिए तैयार करना है। और 2 घंटे के अंदर जीएस के पेपर में परफॉर्मेंस और 2 घंटे के भीतर सीसेट पेपर 2, जीएस पेपर 2 जिसको कह रहे हैं, उसका तो परफॉर्म करना है। अब पढ़ाई जितनी करनी थी, तथ्यों को जितना समझना था, तमाम सोर्सेज को इकट्ठा करना था, वो कर चुके। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज आपका, किसी टॉपिक विशेष को पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि इस बीच तमाम बच्चों के साथ वार्तालाप के क्रम में ये चीज़ें आई कि सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन 2 घंटे के भीतर का परफॉर्मेंस में 2-3 प्रश्नों की वजह से रह जा रहा है मामला। तो इस उद्देश्य से ज़रा हम आज आपके पास कि वो 2-3-4 प्रश्न भी आपके अगर थोड़े से 40 मिनट के समय के साथ समझ कर हम उन 3-4-5 प्रश्नों को और हल कर लें तो शायद प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा दें और फिर सिविल सर्विसेज के अपने ड्रीम को पूरा कर पाएँ। तो आज के स्तर पर जो हम बात कर रहे हैं उसका बिंदु क्या क्या है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि हम जिस एक विषय पर बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी के अपने स्तर पर, तो ट्रेंड एनालिसिस, अर्थात यहाँ पर हम एक एक प्रश्नों के एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, घबराइए मत। बस ट्रेंड एनालिसिस का तात्पर्य है कि जब यूपीएससी की परीक्षा ही दे रहे हैं तो क्यों ना उसी के ट्रेंड को समझें और उसके माध्यम से ज़रा अपनी इस 20 दिन के बचे हुए समय को यूटिलाइज़ करें। तो बात कर रहे होंगे कि आखिर ट्रेंड एनालिसिस के अंतर्गत रिवीजन की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, चाहे वह समान अध्ययन का पेपर हो या फिर पेपर 2 सीसेट के स्तर पर हो, और फिर पिछले वर्ष के प्रश्नों के विश्लेषण को एक बार देखकर, घबराइए मत, ज़्यादा कोई प्रश्नों की बात नहीं होगी, लेकिन उन प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ मेथड को सीखने की कोशिश करेंगे। और उसमें विशेष रूप से एलिमिनेशन मेथड, बड़ा प्रचलित शब्द है ये, लेकिन तरीका क्या हो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तरीका नहीं पता है तो खाली इस शब्द को जान लेने से एलिमिनेट कर नहीं पाएंगे। और फिर यह भी एक ज़रूरी चीज़ है कि शेष दिनों में हम टेस्ट सीरीज़ को लेकर क्या अपना व्यवहार रखें, क्योंकि आज लगभग कमोवेश हर एक विद्यार्थी
टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ चुका है। तो उसको कन्फ्यूज़न इसी बात का रहता है कि अब क्या करें, लगातार लगाएं, कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हुआ है तो अभी भी लगातार चीज़ें चल रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर ज़रा आज हम चर्चा करेंगे और कुल मिलाकर इस परीक्षा के समय में दबाव से मुक्त कैसे रहें। देखिए, बात यहाँ पर हम कह रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस की, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस परीक्षा को आपने, मैंने कहा ना कि पढ़ाई स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, वो कर लेने के बाद भी अगर सफलता से दूर हैं तो इस पर ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने किया हुआ है उनकी बात कह रहा हूँ, और उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस परीक्षा के अंतर्गत सफलता कैसे सुनिश्चित करें। दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहेगी, कट ऑफ। यूपीएससी की रणनीति को भेदने के लिए, समझने के लिए उसी के अपने उस अंकों को जरा आधार बनाएं जो प्राप्त करना आवश्यक है। अगर देखें 2015 से लेकर 20 तक के स्तर पर, सोचिए कि ये 200 मार्क्स का पेपर और फिर उसके अंतर्गत 92.51 ये कट ऑफ है। सोचा जा सकता है कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो बिलो 50 का मामला चल रहा है, अराउंड 50 कह लीजिए। यानी अगर 50 प्रश्न सही कर लें तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर प्रश्न ज़्यादा आ रहे होंगे तो छोड़ नहीं देंगे आप, लेकिन नहीं आ रहे होंगे तो भी कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ ज़रा आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखिए, इसी कट ऑफ को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं कि हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम कितने प्रश्नों को करके और 90 सवाल 95 सवाल सही कर पाएँ, ये मुद्दा ही नहीं है। हमारे लिए ये है कि इस टारगेट को हम अचीव कर पाएँ, इस जो कट ऑफ है उसको हम क्रॉस कर सकें। और जीएस का पेपर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई एक विषय में आपका बहुत अच्छी स्थिति है, दूसरे में कम अच्छी स्थिति है, तीसरे में नहीं है, तो फिर ये समस्या है। कारण ये है कि इसको देख पाएं अगर कि सभी विषयों के स्तर पर लगभग समानता की दशा है, कभी किसी में 20 सवाल, किसी में 15 सवाल, किसी में 12 सवाल, यानी कोई ट्रेंड फिक्स नहीं है। हमारे लिए ये संख्या उतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती जितना कि ये लगता है कि ये एरिया कवर करने की ज़रूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कर लिया है। अब हम आपको ये दिखलाकर बतलाना चाह रहे हैं कि आपने जिन जिन विषयों को कवर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, अभी भी दिमाग में चीज़ें आती होंगी कि वो चीज़ छूट गई है, कैसे पढ़ें, क्या करें। अचानक अगर रिकॉल करने की कोशिश करते होंगे तो याद कुछ नहीं आ रहा होगा, सब कुछ ब्लैंक नज़र आता है। बहुत स्वाभाविक है, ये परीक्षा के दौरान की एक स्वाभाविक मनस्थिति है। जो भी इस दौर से गुजरा है वो इस मनस्थिति के साथ है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ को अब समझें कि शेष बचे हुए दिनों में एक प्रायः आपके अंदर उठने वाला प्रश्न होता है कि आखिर रिवीजन किस चीज़ का करें, क्या करें। तो मैं कहा ना कि पढ़ाई को लेकर जितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उनको अब सारे के सारे आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं 20 दिनों में। कुछ एक टॉपिक्स आपके अपने स्तर पर, चूँकि पढ़ना तो ही है, खाली तो बैठेंगे नहीं। यही वजह है कि आप सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अपने उन विषयों को, कुछ टॉपिक्स को जो नोट्स बना चुके हैं, कोई स्पेसिफिक बुक
आपने अगर देखी है, पढ़ा हुआ है उसको कई बार, तो ज़रूर एक बार उसके पॉइंट्स को जो अंडरलाइन किया हो देखें। जो सामान्य अध्ययन के स्तर पर रिवीजन की रणनीति है, मैं उसी के बारे में बतला रहा हूँ आपको, कि चाहे वह हिस्ट्री हो, चाहे वह पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। तो इन 20 दिनों के अंतर्गत कुल मिलाकर आपके लिए चीज़ें हैं कि जो आपने कहीं पर अपने नोट्स बनाए हैं या कहीं पर पढ़े हैं, उनके नोट्स आपने खुद जो है लिखे हैं, रिवाइज किए हैं, उस पर फोकस रहिए। कोई नया सोर्स मत उठाइए, क्योंकि इस समय कोई कितना भी आपको कहे कि ये चीज़ कवर कर लो, वो देख लो, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बचे हुए समय का सदुपयोग कैसे करना है, वह आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जो आपने सोर्स बनाए हैं, जो पढ़े हैं आप, उसी को आप रिवाइज करें। वह क्लास नोट्स के स्तर पर चाहे बेसिक बुक्स हों, कोई सेलेक्टेड आपके अपने उस रूप में चैप्टर्स हों जिनको आपने कहीं पर मेंशन किया है कि इसको हमें देखना है, उसी के साथ चलें। कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं। कितना भी कोई बोले, अभी के लेवल पर संयम बरतना है, सब्र। और फिर जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास विषय के स्तर पर, चूँकि इतिहास की मैं बात करूँगा ही, तो इसलिए इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें, क्या पढ़ लें। तो आम तौर पर क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक स्थिति होती है कि सब कवर कर लें, तो सब नहीं कर सकते आप, कुछ चुनिंदा चीज़ें हो सकती हैं। लिस्ट बनाइए और उसका 50% ही कवर करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि सारे चीज़ें अभी नहीं कवर होंगी। तो उस इतिहास के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुछ बातें मैंने कहा कि मैं सामान्य रूप से चर्चा करके सीधे उस बिंदु पर आऊँगा जिसके माध्यम से हम 2 घंटे के भीतर जो एग्जामिनेशन हॉल में हमको परफॉर्म करना है वो कैसे हम करें, मैं उस पर ज़रा फोकस होऊंगा आज। ये बिंदु जैसे आपके पास है कि कुछ मंदिर हैं चित्रकला के संदर्भ में, बौद्ध और जैन, ये ऑलवेज इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वह भक्ति सूफी आंदोलन कल्चर से जुड़ते हुए चीज़ें, अगर देखना है तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में चीज़ों को देख सकते हैं, अशोक के कुछ अभिलेख देख सकते हैं, विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य उसके संदर्भ में चीज़ों को देख सकते हैं। विदेशी यात्री जो आए हुए हैं उनके संदर्भ में कि कौन सा किसके समय में आया हुआ है। आधुनिक भारत के अंतर्गत भी अगर देखें तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का मामला, कहाँ कहाँ कुछ फैक्ट्री स्थापित हुई, प्रायः पूछे जाते हैं। कुछ अधिनियम की बात करें तो 1813 के, 33 के, 58 के, 1909, 1919 और 35, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। स्वदेशी आंदोलन को फोकस करें, इंपॉर्टेंट है। और गांधीवादी आंदोलन, कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग हैं शिक्षा से संबंधित, कृषि से संबंधित, सिविल सेवा से संबंधित, उनको जरूर एक बार देखें, क्योंकि ये मैच करने के क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, अपेक्षित है इस वर्ष के लिए भी। और फिर समय समय पर आने वाले अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन। इनफैक्ट अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोई एरिया अगर देखा जाए तो मैं कहूँ कि 1940-47 की हिस्ट्री, लास्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ज़रा कवर करके रखिए, सवाल आपको नज़र आएंगे। सारा कुछ नहीं रिवाइज हो सकता, कुछ बातें हो सकती हैं। इसी तरीके से अन्य विषयों को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको रिवाइज करना है। और यह भी चीज़ है कि जैसे इतिहास के विषय में सूचना दे दूं आपको कि अगर देखा जाए तो आजकल कुछ एक ट्रेंड है और लंबे समय से ये चीज़ है कि टर्मिनोलॉजी को लेकर शब्द और अर्थ, मिडाइवल और एंशिएंट के स्तर पर अनेक प्रश्न आपके वर्ड मीनिंग का खेल चल रहे होते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार करना चाहिए इस समय, लास्ट टाइम पे,
ज़्यादा नहीं होता है, अगर आपके पास है कहीं सोर्स ऐसा तो ज़रूर से कवर करिए, अगर नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जैसे ये मैं आपको एक चीज़ खाली दिखलाना चाह रहा हूँ कि ऐतिहासिक शब्दावलियाँ हैं जैसे प्राचीन भारत के अंतर्गत, और समय समय पर यूपीएससी ने पूछा भी है, आपको इसमें दिखाता हूँ मैं कि आखिर देखा जाए कि एक तरीके से 2020 में यूपीएससी में 2014 में पूछा गया, 2016 में, 2020 में परिव्राजक क्या है, श्रमण क्या है, 1995 में, 2016 में, 2012 में श्रेणी क्या है, निर्वाण क्या है। देखिए 1997 में, 2018 में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपको। तो कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत यही है कि अगर 2013 में त्रिभंग मुद्रा, तो ये जो है करीब ऐसे कुछ एक शब्दावलियाँ जो हमने समझी हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं और पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी, उसको हमने यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में रखा है दिखाने के लिए कि आप चाहेंगे तो वेबसाइट पर ये आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन के साथ मिल जाएगी, वहाँ पर जाएं और लास्ट टाइम पे इसका उपयोग करें। निश्चित तौर पर आपको सवाल इससे मिलते हुए नजर आएंगे। अब जरा बात करें कि जो पेपर 2 की चीज़ें हैं सीसेट के संदर्भ में, मैंने कहा कि मैं आज के इस लेक्चर में ये बताने नहीं जा रहा हूँ कि आपको सिलेबस का पार्ट कैसे और कहाँ से कवर करना है, चूँकि वो समय ही नहीं है। इतना ज़रूर है कि फोकस करने के लिए जो चीज़ बतलाई उसको आप देख सकते हैं, और सीसेट के स्तर पर एक बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं एरिया नज़र आ रहा है अब कि जीएस में अच्छा करने के बावजूद भी सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्प्रहेंशन में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैथ्स रीजनिंग तो फिर भी अभ्यास के माध्यम से करते जा रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन को लेकर जो है वो समस्या है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान रखिए, शेष जो बचे हुए दिन है ना, उसमें प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए कॉम्प्रहेंशन की। सीसेट के पेपर में अगर आपको कवर करनी है चीज़ों को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और यही लास्ट टाइम है। बजाय आप जो है दुनिया भर के कन्वेंशनल टॉपिक को लेकर बड़े बड़े नोट्स को उठाकर पढ़ने की तुलना में इस पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाइंग ही नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो जीएस के स्तर पर अच्छा करने के बावजूद स्थितियाँ खराब हो गई हैं। और कोशिश करिए कि सीसेट की पेपर की तैयारी का जो विकल्प है ना, वो इसी समय पर अपना समय दीजिए। जो परीक्षा का समय है उसी को निर्धारित कर लीजिए। ये अंतिम बचे हुए समय में आप प्रतिदिन एक सेट करिए। जो मैथ्स के स्किल्स के बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं उनको एक बार देखिए, रिवाइज कर लीजिए। और वैसे भी बता दूं कि कॉम्प्रहेंशन को लेकर हमारी अपनी रणनीति और कोशिश रही है कि किसी को दिक्कत ना आए। तो इसकी वजह से आप संस्कृति आईएएस के ऐप पर जाएं और फ्री क्लासेस में जो है कॉम्प्रहेंशन की क्लास आप निःशुल्क देख सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। उद्देश्य ये है कि आपकी सफलता सुनिश्चित होनी चाहिए। 7-8 ऐसी क्लासेस मूल रूप से हैं जो आप कर पाएंगे, और उसको करिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपकी। हम अब बात उस चीज़ पर करने जा रहे हैं दरअसल कि जो परीक्षा के अंतर्गत, देखिए इतना सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ाई इतने पुस्तकों से, इतनी सामग्रियों से, इतने वर्षों से हो गई है, बावजूद इसके परीक्षा के अंतर्गत यूपीएससी के प्रश्न ऐसे होंगे कि कुछ एक प्रश्न आपको हमेशा वहाँ लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं है। और वही अब आपको समझने की ज़रूरत है कि आप तनिक भी तनाव न लें कि ये हमने पढ़ा नहीं है, बल्कि वहाँ पर एफर्ट कैसे करना है, मैं उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ
कि उस 2 घंटे के भीतर जो प्रश्न हमको देखकर लग रहा है कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, और आप रिकॉल करने लगते हैं कि आपके नोट्स में कहाँ चीज़ें थी, वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि इतने अप्लाइड रूप से भी क्वेश्चंस, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम इसीलिए तो है, इसीलिए तो कट ऑफ 50% तक पहुंच पा रहा है। बस आपको करना क्या है, वो चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से प्रश्नों के साथ रखकर बात कर रहे होंगे। कि पहली चीज़ आती है कि जब आप पिछले वर्ष के प्रश्न को देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उससे एक पता ये चलता है कि आखिर इन प्रश्नों को इस तरीके से भी हल किया जा सकता था। अगर ये विश्लेषण आपने किया नहीं है तो मैं आज उसको करके आपको बतलाऊंगा, और इसके माध्यम से आपको आगामी परीक्षा में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और देखिए, होता क्या है कि इस परीक्षा के अंतर्गत अभी हम प्रश्नों को रखेंगे, जिसमें एक खास बात यह है कि कुछ शब्द, कुछ वाक्य को अगर ध्यान में रख लें तो प्रश्न जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं ना उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। कितने प्रश्न करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, अब यूपीएससी के अंतर्गत प्रश्नों की अगर प्रवृत्ति को आप देखें तो अगर आप ये सोचेंगे जितने आ रहे हैं केवल उतने अटेम्प्ट करें तो ये बड़ा मुश्किल है क्वालिफाई करना। आपकी स्थिति ये होगी कि आपको 40 प्रश्न आ रहे हैं, 42 प्रश्न आ रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, फिर बाकी उन प्रश्नों को अनिवार्यता करिए जिनमें आपको ये लग रहा है कि ये ABCD में से कोई A या D में से कोई एक चीज़ हो सकती है। कैसे होगा वो चीज़ अभी चर्चा करेंगे। लगभग स्थिति ये होनी चाहिए कि 80-85 प्रश्नों से कम की स्थिति नहीं है आपको करने की, और बढ़ सकी है तो वो भी समझ में आना चाहिए, पेपर के अनुसार आप देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो मैं पहले भी बता रहा हूँ कि जो पढ़ाई है उसका कोई विकल्प नहीं, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद अब 2 घंटे के भीतर एग्ज़ाम में हम कैसे प्रश्नों को हल करें, ये जानने के लिए मैं कह रहा हूँ परीक्षा के समय में अब अगर आप एलिमिनेशन थ्योरी और मेथड को जान पाते हैं तो आपकी सफलता में निश्चित तौर पर जो है वह एक सहायक होने वाला है। देखिए, जब परीक्षा में कुछ प्रश्न आते हैं तो आपको लगता है कि आपने तो ये पढ़ा ही नहीं है, बस यही चीज़ रोकने की ज़रूरत है। अब परीक्षा भवन के अंतर्गत आप अपने उस कॉपी किताब और चीज़ों को छोड़िए अभी, और परीक्षा में प्रश्नों को देखिए और प्रश्न के माध्यम से उत्तर की तरफ बढ़िए। क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न मैंने कभी नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं आएगा, बस यही चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है और उसका सल्यूशन ढूंढना है। तो एलिमिनेशन के अपने कुछ तरीके हैं, कुछ शब्द हैं, उनको ध्यान में रखिए। मैं कई बार क्वेश्चन डिस्कशन में ये बात बोलता हूँ कि शब्दों का ध्यान में रखिए, आते हुए सवाल गलत मत कीजिए। देखिए, आपका प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट होता नजर आएगा। देखिए, अगर कुछ जो थ्योरी है, कुछ जो बातें हैं, जो शब्द हैं, मैं वहाँ पर सीधे आ रहा हूँ कि आखिर एलिमिनेशन के स्तर पर कुछ वर्ड्स ऐसे रखे जाते हैं जो रखने से ही अपने आप में वह स्टेटमेंट, वह वाक्य गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकती। मैंने कहा कि आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाई के पश्चात अब क्या करना है, और ऐसे प्रश्नों को जिनके बारे में आप एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत अब नहीं जान पा रहे हैं तो उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये चीज़ हम आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जो वर्ड्स हैं ना, कि जैसे एब्सोल्यूट, एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं वो दरअसल प्रायः गलत होंगे। जैसे ऑल, ओनली, एनी, नो, कांट। अगर देखा जाए कि जहां पर लिखा हुआ है केवल, मात्र, संपूर्ण, सभी, नहीं, नहीं हो सकता, कोई नहीं, इसको सर्कल में लीजिए और कोशिश करिए समझने की कि देखिए, प्रश्न अगर आपके पास पढ़ा हुआ है, आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
मैं तो उन प्रश्नों की बात कर रहा हूं जिन प्रश्नों को आप देखकर डर जाते हैं कि अरे ये तो मेरे पकड़ और दायरे से बाहर है। उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा इन शब्दों का, कि ऐसे शब्द जो आपको नज़र आ रहे हैं, वह चाहे आपका हिस्ट्री का हो, वह चाहे साइंस का हो, पॉलिटी का हो, उनको ज़रा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये शब्द अगर नज़र आ रहे हैं तो सर्कल में लीजिए और गौर करिए, एलिमिनेट करके उस लाइन को कि अच्छा ये नहीं हो सकता है, तो विकल्प आपको नज़र आ जाएगा। मैं अभी एग्जाम्पल देकर बात करूंगा प्रश्नों की। अगर इस दिशा की तरफ हम बढ़े, सीधे प्रश्नों की तरफ भी आए, जैसे कि आखिर कुछ एक प्रश्न 2021 में आया हुआ एक प्रश्न जो इतिहास खंड का ही है, लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक स्थल और ख्याति के कारण है बुर्ज होम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर, और कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि बुर्ज होम, अगर जिसने इतिहास पढ़ा है, कुछ भी स्तर पर पढ़ा है, मैंने कहा ना, पढ़कर ही आप कुछ कर पाएंगे। एलिमिनेट करने का मतलब ही है कि कुछ जान रहे हैं और कुछ को हम इस आधार पर बाहर कर पा रहे हैं कि यह हमने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। तो बुर्ज होम नवपाषाणकालीन स्थल है। मंदिर जैसी बातें उस समय के संदर्भ में लागू नहीं हो पाएंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये नहीं हो सकता। आपको नहीं पता कि बुर्ज होम के स्तर पर क्या है, लेकिन ये तो पता था कि जब आप पढ़ते हैं कि पाषाण काल के संदर्भ में नवपाषाण काल पढ़ते हैं, हड़प्पा काल पढ़ते हैं, तो बुर्ज होम के स्थान से हमको जो है वह पुरुष और कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो देव मंदिर, मंदिर वगैरह की चीजें तो बहुत बाद में आई हैं ना। इसके बाद है कि चंद्रकेतुगढ़ टेरिकोटा कला निर्माण की सामग्री, समान रूप से टेरिकोटा के अपने स्तर पर स्थानों पर ये चीजें मिल रही होती थी। गणेश्वर, अब वही चीजें हैं कि आपके लिए हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत अगर तांबे की प्राप्ति होती थी तो गणेश्वर की होती थी, तो ताम्र एक तरीके से कलाकृतियां यहां से मिली हुई हैं, इसलिए उत्तर आपका 2 और 3 1 निकल जाएगा। यहां तात्पर्य यह है बतलाने का कि हो सकता है आप इसके बारे में न जान रहे हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि मान लीजिए कि आखिर एक चीज है ना, जैसे ये शब्द को ध्यान में रखिए, किस कालखंड के संदर्भ में पूछ रहा है। आप इतना पढ़ चुके होते हैं कि अंदाजा रहेगा कि मंदिर कब बनना शुरू हुए थे, क्या था। तो इसलिए घबराना नहीं है, प्रश्नों को हल करते समय अपना कॉमन सेंस लगाना है और उसके माध्यम से भी चीजें निकलेंगी। जैसे अब ये देखिए कि एक प्रश्न 2021 में आया हो कि कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है। देखिए, अब 2-3 चीजों को ध्यान में रखिए। धार्मिक मामला, धार्मिक गीतिकाव्य, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, एक तरीके से आखिर उस समय जो नाम दिए गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहे। अब सोचने की बात यह है कि धार्मिक गीति काव्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजनी नायडू, तो इनका तो मामला है ही नहीं इस तरीके से धार्मिक क्रियाकलाप करने का, गीत गाने का, लिखने का। गांधी का मामला यह होता था कि भजन आदि कहते रहते थे, जेल में भी रहे। तो फिर एक स्थिति बनती है धार्मिक मुद्दे को, धार्मिक, वो चाहता तो केवल गीतिकाव्य भी कर सकता था, तो कंफ्यूजन होता, लेकिन धार्मिक लिख के आपको संकेत किया। यूपीएससी हेल्प करता है आपकी इस मामले में कि आप एक प्रश्न को देखें तो उसके शब्दों को अगर ध्यान में दें तो आप उत्तर को तलाश पाएंगे। घबरा कर नहीं कह रही है तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट पढ़कर आप सोचें कि आपने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा है,
तो इसकी तैयारी कभी नहीं होगी। और ऐसे प्रश्नों की भरमार होती है यूपीएससी में। इसलिए शब्दों को ध्यान में रखकर सोचना होगा थोड़ी देर आपको कि अच्छा कौन इसमें से धार्मिक गीत के साथ जुड़ता नजर आता है, तो फिर वह मोहनदास करमचंद गांधी का मामला नजर आएगा। इसी तरीके से एक प्रश्न जो 2021 में ही आया हुआ प्रश्न है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करने लगते हैं आप। अब देखिए, मैंने कहा स्टेटमेंट समझिए, पढ़ना है आपको। आपको ये देखकर तनाव आ जाएगा कि अरे मैं तो ये जानता ही नहीं हूं कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ, पढ़े नहीं तो ओफो। आप तुरंत क्या करेंगे, सर्किल में ले लेंगे इसको, किसको बाद में देखेंगे। ये काम नहीं करना है। प्रश्न को एक साथ एक क्रम में उसी अपनी ऊर्जा उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाना है। वो बाद में डिसाइड करना है कि करेंगे नहीं करेंगे। प्रश्न को पढ़े बगैर आप कैसे सोच ले, खाली ये देखकर। इसीलिए विकल्पों पर आइए और विकल्प से उत्तर की तलाश करिए। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वित्ताकार मंदिर है। पता नहीं, हम मानकर चल रहे हैं कि हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसके माध्यम से हम उत्तर को निकाल सकते हैं। ये राजवंश कौन है, कहां है, छोड़िए अभी इसको। एक वित्ताकार मंदिर है, इसके शासनकाल में निर्मित एक वित्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वित्ताकार मंदिर है। अब देखिए, शब्दों को समझते जाइए। एकमात्र, ओनली वित्ताकार मंदिर है। कह रहा है कि यह निर्मित एक वित्ताकार मंदिर है और भारत में निर्मित एकमात्र वित्ताकार मंदिर है। कि चाहता तो यहीं लिख देता ना, एकमात्र। यहां देने की क्या जरूरत पड़ गई अगर वही चीज है तो। भाई लिखा ना कि शासन काल में निर्मित एक वित्ताकार मंदिर, यहीं लिख देता कि एक मात्र वित्ताकार मंदिर है। तो ये स्टेटमेंट दे दिया इसने, एकमात्र वित्ताकार मंदिर। मैंने अभी बताया कि जो स्ट्रेस वाले वर्ड्स हैं उनको सावधानी से पढ़िए, वो प्राय गलत होंगे। केवल, संपूर्ण, सभी, मात्र, है ना, एकमात्र। अभी इसको निकालते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए उस थ्योरी के आधार पर। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित करना था। नहीं पता आपको वैष्णव पूजा है कि शैव पूजा है, नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज से यह फर्क पड़ता है कि यहां पर एक साथ देखा एकमात्र। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। अब कोई सोचे कि यह करंट का क्वेश्चन आ गया था। बर्बादी के कारण है ये सब, गुमराह करने की चीजें। अब ध्यान रखिए यहां पर कि एकमात्र वित्ताकार, तो आपको यह लगता है कि ये वाला नहीं है, क्योंकि एकमात्र लिखा हुआ है, हमको एलिमिनेट कर देना है। विकल्प पर आइए, दो हटा दीजिए, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। उत्तर आपका सी, सोचना ही नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उनको भी नहीं पता था कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत बना है या नहीं बना है। जो मुरैना में रह रहे हैं उनको भी नहीं पता है। और आप सोचेंगे कि अब अध्ययन शुरू करते हैं, अब अगले साल जो लोग तैयारी करने के लिए आ रहे हैं वो मुरैना जाकर तैयारी करेंगे। सोचिए सर, विषयांतर इसी को कहते हैं। इसलिए प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है और फिर एक एक करके आगे बढ़िए। और जहां कहीं भी विकल्प में नजर आए ऐसे शब्दों को, क्योंकि प्रश्न वैसे भी नहीं आ रहा है आपको, मैंने कहा ना, पढ़ाई के बाद का अगला चरण है ये। इसलिए मैं इस समय आया हूं आपके पास कि जो शेष बचे 20 दिन, अगर मैं 3 महीने पहले आकर ये सब बोलूं तो आपको लगेगा कि क्या जरूरत है, यही पढ़ लेते हैं। नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी चीज़ है।
लेकिन इसके बाद इसको देखना ज़रूरी है कि ये वर्ड्स कौन से हैं। तो अब देखिए, ये उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 में यूपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है ये। और देखा जाए अगर तो दाल का उत्पादन, पढ़ते रहिए, घबरा जाएंगे आप। कोशिश करना है अब यही चीज समझने की है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। संभावनामूलक चीज है, की जा सकती है, कैन भी, हो सकती है? हो सकती है भाई, हो सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। अब देखिए, अपने दैनिक जीवन में भी अगर उपयोग कर रहे हो दाल का, तो किस दाल का ज्यादा उपयोग करते दिखाई पड़ते हैं? मूंग का कि अरहर का कि उड़द का कि चने का? सोचिए जरा। अरहर नजर आती है, मूंग तो, और वो भी केवल लिखा हुआ है। तो अब आपको, आप कितना भी पढ़ लेंगे, अब ये चीजें आपको कॉपी के अंतर्गत लिखी हुई थोड़ी नजर आएंगी कहीं। आप दिन रात रिपोर्ट पढ़िए मंत्रालय की, बावजूद इसके आज दाल है कल तिलहन की बात हो जाएगी। तो इसको अब समझिए कि ये शब्द बतला रहा है, फोकस्ड हो। और हम चाह रहे हैं कि आप इसके माध्यम से उत्तर को निकालो। तो इसलिए ये केवल मूंग का उत्पादन होता है, ये अपने आप में गलत है। मैंने कहा इसके बारे में अभी की जा सकती है, तो की जा सकती है। जो चीजें संभावनामूलक हैं, हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? लिखा है पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। अब देखिए, ये सेंटेंस बतलाता है पिछले 3 दशकों में, पिछले दशकों में 3 दशक का आंकड़ा, कि खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है। आमतौर पर ऐसे में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की जाती है ना, सतत वृद्धि दिखाई देती है, थोड़ा उस पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैंने पहले कहा कि अगर पढ़े होंगे तब तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये चीज़ें उस पढ़ाई के साथ चलती नहीं है। ये तो अपने क्वेश्चंस इसीलिए तो हैं, इसीलिए 50% कट ऑफ जा रहा है। लेकिन आपको उसी में से क्या करना है, चूज़ कर लेना है कि पिछले 3 दशकों में खरीफ और दालों का उत्पादन बढ़ा है। ये बात एक तरीके से, अब देखिए, होता यही है कि आपने ये 2 नंबर निकाल दिया। तो जब 2 नंबर निकाल दिया तो देखिए यहां पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो जानने की भी जरूरत नहीं है आपको कि पिछले दशक में बढ़ा है कि घटा है कि क्या हुआ है। सीधे आपका उत्तर एक। समझ रहे हैं? कोई चमत्कार नहीं है, ये यूपीएससी के प्रश्न हैं। उसके अंतर्गत खाली इन शब्दों के माध्यम से मैं आपको बतला रहा हूं कि कैसे आप हैंडल कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि ये सब शब्द आए तो एकदम सारी इंद्रियां जागृत हो जानी चाहिए। ये नहीं कि बताओ दाल का आ गया, मैं पढ़ा नहीं था, मैं तो तेल पढ़ के आया था। ये काम नहीं करना है। देखिए, एक प्रश्न है, देखिए मेरा विषय नहीं है ये सब, बावजूद इसके मैंने कहा ना कि एक कॉमन सेंस आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, और वह चीज़ें मैं फोकस कर पा रहा हूं खाली कि आप जानिए ऐसा कर सकते हैं। और आप तो हर विषय को पढ़कर जा रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में एक डेजर्ट जो है नेशनल पार्क की बात की जा रही है
कि कौन सा कथन सही है। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। यह 2 जिलों में विस्तृत है। पता नहीं भाई विस्तृत है कि नहीं है, नहीं पता मुझे। इतने नेशनल पार्क हैं, कहाँ तक सबका आंकड़ा आप रखेंगे कि 2 जिलों में है कि 3 जिलों में विस्तृत है। सोचकर देखिए जरा आप। दूसरे स्टेटमेंट पर आइए। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। कोई मानव, सोचिए जरा, कोई मानव वास स्थल नहीं है। यह अपने आप में कहीं ना कहीं फिर से वही जो आपके वर्ड्स मैंने कहा, दिखलाया था ना, कि ऐसे शब्द आ जाएं, कोई, केवल। फिर से दिखाता हूं, देखिए, है ना। तो जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं ना, उनसे बचने की जरूरत है। और यहां पर कोई मानव स्थल नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करिए कि ये तो भाई गलत है। और फिर अब देखते हैं कि ये गलत है, इसका मतलब 2 को फिर एलिमिनेट करते हैं विकल्पों में से। ये नहीं होगा क्योंकि 2 लिखा है, यहां पे भी 2, ये नहीं होगा, 2 लिखा है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? हमें क्या पता कि 2 जिलों में विस्तृत है या नहीं है, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ये करके लोग निकल जा रहे हैं और आप बैठ के अब की बार, नहीं घबराई मत, मामला पॉलिटिकल नहीं है कि अब की बार क्या है। अब की बार मतलब एक नया चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, ये नहीं करना है, विषयांतर नहीं। तो देखिए, एलिमिनेशन का तात्पर्य है कि नियम है ना, कुछ चीजें, कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ शब्द हैं और बार बार हम देख रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मैंने कहा कि ये तब अप्लाई हो रहा है जब आपको ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ये नहीं कि आ रहे हैं उसमें आप अप्लाई करने लगिए कि आप जानकारी वाला है तो भी जो है। अरे भाई, जो जानकारी की चीजें उसको तो जानकारी के साथ करेंगे ना। तो प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं उस पर तनाव मत लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में कि ये मुझसे नहीं हो रहा। कोशिश करना है, फिर नहीं आ रहा है तो बाद में क्विट भी कर देना। कौन सा सारे के सारे प्रश्न करने हैं भाई। लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा है कि देखिए ये एक ऐसा चीज मिल रहा है कि ये नहीं है, बाकी विकल्प देख रहे हैं, ट्राई कीजिए, एकदम अटेम्प्ट कीजिए इसको, और तभी आपका जो है सिलेक्शन आगे कंफर्म होगा। तो कुछ कंटेम्प्रेरी या ग्रेटली इन्फ्लुएंस, जो ग्रेटली एक तरीके से इंपैक्टेड, अत्यधिक प्रभावित वाले शब्द होते हैं, वो गलत होते हैं। देखिए, ये एक अगला नियम है इसका, एलिमिनेशन का। ये सब चीज़ों को एक बार मैं बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिए, पॉज करके भी रख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर देखा जाए, निम्नलिखित कथनों पर अब विचार करिए। यूपीएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। अब सोचिए जरा, हिस्ट्री मतलब जिसका ऑप्शनल होगा, हो सकता है उसको थोड़ा बहुत इस चीज का ज्ञान हो जाए, वरना कोई जरूरी नहीं है। बावजूद इसके प्रीलिम्स के लेवल पर वैसे तमाम नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के लोग भी इसको ठीक करके आ रहे होते हैं। इसके लिए इतिहास पढ़ने की नहीं जरूरत है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत है इन शब्दों को। समकालीन है, मैंने कहा ना कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज पता है कि समकालीन वाले चीजों को लेकर थोड़ा हमारे लिए एक कहीं ना कहीं हमको एक दिशा मिली है कि वो संभवतः गलत हो सकता है। तो देखते हैं, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। अरे भाई, 13वीं सदी के व्यक्ति, 16वीं सदी के व्यक्ति, नहीं पता है, ये शब्द आपको बतला रहा है। पढ़कर गोला लगाकर छोड़ मत दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, अटेम्प्ट कीजिए कि समकालीन है नहीं है। और वैसे भी आपको बतलाएं, ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो कैलकुलेशन करें मैथमेटिक्स की, तो आप पाएंगे कि आखिर यही तो है ना, निगेटिव मार्किंग है कि आखिर 3
सवाल जब आप गलत कर देंगे तो एक सवाल का अंक चला जाएगा ना, लेकिन एक सवाल सही हो गया तो सोचिए ज़रा। तो ऐसे अगर 15 सवाल उठाकर आप करते हैं, 20 सवाल उठाकर करते हैं, 10 सही और 10 गलत का अनुपात रख लेते हैं, तो भी आप फायदे में रहेंगे छोड़ने की तुलना में। संत कबीर शेख अहमद सरिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। देखिए गजब की बात है। मतलब एग्जामिनर का मूड समझिए, जो पेपर सेट कर रहा है उसकी स्थिति को समझिए। जान रहा है कि विद्यार्थी के पास कितना बड़ा सिलेबस का दबाव है, तो अत्यधिक प्रभावित मान लेगा, वो बहुत प्रभावित रहता है हर चीज से। यहां समझना है कबीर आखिर अगर एक सामान्य रूप से उनकी स्थितियों को देखें तो 15वीं सदी के व्यक्ति नजर आते हैं 1398 में। शेख अहमद सरिंदी जहांगीर के समय था, मतलब 17वीं सदी का समय समझिए। तो ये पहले हैं, देखिए कितनी सावधानी रखता है यूपीएससी। और शेख अहमद सरिंदी बाद के हैं, उनसे कैसे कोई प्रभावित हो सकता है जो बाद में आ रहा है? हमारे बाद कोई पैदा हो रहा है? तो ये वाली स्थिति समझिए, अत्यधिक प्रभावित थे। गलत। नो वन नो टू। पढ़ते रहे लोग समकालीन स्तर पर लोगों के ईयर और डेट रखते हुए, जीवन गुजर जाएगा। तिथियां इतिहास से भरी पड़ी हैं। अब ऐसे प्रश्नों को लेकर तनाव में आ जाएंगे कि अब ये आया तो हम सारे भक्ति और संतों का कालखंड याद करते रहें। 2 घंटे के भीतर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने का तरीका खोजना है और मिलेगा आपको। समझ पा रहे हैं ना? कुछ चीजें आ रही हैं, शब्द नोट करते जाइएगा, परीक्षा देकर देखिएगा। दावा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लाभ मिलेगा आपको। कोई एक उदाहरण नहीं रख रहा हूं। देखिए 2002 के यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, 2002 की बात हो रही है कि भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए, और आप करने लगते हैं कौन सा कथन सही है। शेख अहमद सरिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। अब देखिए, इब्राहिम लोदी का समकालीन। इतिहास पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत तो जानकारी आ रही होगी ना कि इब्राहिम लोदी है आखिर पानीपत की लड़ाई में पराजित हुआ बाबर के हाथों। 1526 का समय है। शेख अहमद सरिंदी, अभी देखिए पिछले सवाल में था शेख अहमद सरिंदी, 2019 का पेपर है। विगत वर्षों के प्रश्न हल करने का मतलब ये नहीं है कि ABCD में क्या A आ गया या B आ गया वो देखकर बढ़ गए आगे। पढ़ने का मतलब है कि उनको ध्यान में रखें कि कब क्या चीज़ आई है और उसके माध्यम से भी सीखें। कर्मकांड नहीं करना होता। तो शेख अहमद सरिंदी मैंने बतलाया कि आखिर इसने एक तरीके से जहांगीर के समय में अकबर की आलोचना की हुई थी, तो जहांगीर ने इसको गिरफ्तार भी किया था। मुजद्दिद आरिफ सानी के नाम से जाना जाता है। खैर छोड़िए, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मामला इब्राहिम लोदी का समकालीन था। अरे ये शब्द है ना भाई, गलत करिए इसको। नहीं पता आपको शेख अहमद सरिंदी इब्राहिम लोदी कब का था, लेकिन एक शब्द ये पता है। यही तो खेलना है, रिस्क कवर करना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि मैंने आपको बताया कि हम 2-4 सवालों के लिए सब काम कर रहे हैं। पढ़ाई तो मूलभूत चीज़ है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। यह आप सोच कर चलिए कि आप बिना पढ़े हुए खाली समकालीन ढूंढते रहें, कोई ढूंढते रहें, नहीं ढूंढते रहें, तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों को इसी में लग रहा होगा कि बहुत आसान हो गया पेपर। नहीं, ये तभी आपका हो पाएगी स्थिति जब आप पढ़ कर वहाँ जाएंगे और उस पेपर को देखकर घबराना नहीं कि ये मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी कैसे कर पाऊँगा। तो समकालीन है।
शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, नहीं पता भैया, छोड़िए अभी इसको। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। देखिए फिर कोई समकालीन शब्द आ गया, शेख सलीम चिश्ती, समझिए, अकबर के समय का, और कह रहा है कि औरंगजेब का समकालीन है। तो समकालीन के आधार पर मैंने कहा कि हटाइए इसको। पहले भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा लागू की गई थी। अब देखिए, अगर हमने इस 1 और 3 को हटा दिया तो क्या बचता है? 2 और 4। तो एलिमिनेशन का मतलब है 50% तो हो ही गया ना मामला। तो 1 जिस विकल्प में है और 3 जिस विकल्प में है, हटा दीजिए, बचा जो 2 और 4। यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे सवाल जब आते हैं तो उसका तात्पर्य है, शब्दों को ध्यान में रखिए। देखिए एक खेल और खेलते हैं। मैंने कहा ना, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बढ़िया से पेपर बनाया जाता है। अगर यहां पर एक लिखा हो कि चलिए सबसे पहले भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी के द्वारा लागू की गई थी, कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि पता नहीं, ये भी देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है तो कुछ डाउट है। डाउट ये है कि गलत हो सकता है, मान लीजिए गलत हो सकता है। हमने कहा कि चलिए इसको भी निकाल दीजिए। तो 4 निकालने के बाद ऐसा कोई विकल्प है क्या? नहीं है, और नहीं रहता है। खास बात यह है। तो परीक्षा के अंतर्गत अपना दिमाग खुला रखना है। किससे पढ़े, कहां पढ़े, किस चीज से पढ़े, खाली ये चीजें दिमाग में ना रहे, कुछ अप्लाई कीजिए। किस्सा कहानी सुनकर थोड़ी ना मामला बनेगा। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और तार्किक तरीके से पीटी के क्वेश्चंस कोई डिस्कस करे, सॉल्व करे, उस पर बात करे। देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, दुर्भाग्य इसी चीज का तो है। प्रोग्राम खाली अलग अलग चला देने से थोड़ी चीजें आती। तो बहरहाल आपका समझ पा रहे हैं। देखिए ये सवाल एक कि जैसे मैंने कहा कि एक फीचर ये भी है कि अगर मल्टीपल फैक्ट्स हैं तो उसके गलत होने की संभावना अधिक होगी। एक ही लाइन में अलग अलग फैक्ट्स हों, अलग अलग संस्थाओं का नाम हो, तो समस्या हो सकती है। अब वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। 2021 का पेपर है। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में ये मैं उन प्रश्नों की बात कर रहा हूं जो सामान्यतः अपने पठन पाठन के दौरान नजर नहीं आते हैं, पेपर में पूछे जाने के बाद लोगों को समझ में आता है। तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप ये देखकर घबराइए मत, बल्कि अब यूज कीजिए इस जो बताई जा रही पद्धतियां हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, उनको ध्यान में रखिए। लिखा है कि यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस को लागू करता है। करता होगा, नहीं पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दी। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पढ़ना तो सब स्टेटमेंट के साथ है, और जहां पर आपको लगे कि ये नहीं हो सकता उसको गलत करके आप एलिमिनेट करिए। ये तरीका सीख रहे हैं। यह एक वैश्विक पहल है वाटर क्रेडिट, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। अब सोचिए जरा, ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है, ये बतलाया जा रहा है। सचेत हो जाइए। 2 संगठन, 2 ऐसे जो है बातों के संदर्भ में गलत होने की संभावना ही है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया हमने
कि वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। पढ़कर तो आप कभी नहीं जा सकते। अब यहाँ पर यही देखना है कि ये चूंकि दो संगठन हैं और एक साथ कहा जा रहा है कि उसके तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है कोई कार्यक्रम, जाहिर सी बात है एक विशेष संगठन के माध्यम से चलाया जा सकता है। दो संगठन हैं, उनके माध्यम से कैसे चलाया जा रहा है, इसलिए क्या करना है, एलिमिनेट कर दिया। अब विकल्प देखिए आप कि कौन सा विकल्प आखिर दो हमने बाहर कर दिया कि चलो ये नहीं है, इसमें भी 2 है, ये वाला नहीं होगा, इसमें भी 2 है, ये वाला नहीं होगा, बचा क्या 1 और 3। मार के आगे बढ़िए, मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अब पढ़ने के लिए पढ़िए तीसरा कि निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है, इसका एक उद्देश्य है। हमारा मामला ये था कि हम तीनों स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, जहाँ कहीं भी हमको जो है कोई ऐसी शब्दावली मिलती है, ऐसा कंसेप्ट हमारा बना हुआ है, अगर वो वर्ड आते हैं, अगर वो एक्सट्रीम वर्ड है तो हमको सचेत होकर एलिमिनेट कर देना और अपना विकल्प देखना है। देखिए यूपीएससी क्या आपको सहायता कर रहा है, इतनी सहायता किसी और एग्जाम में नहीं होती है जो आपको यूपीएससी खुद करके दे रहा है। तो पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, रिजल्ट लेने का समय आया, रिजल्ट लीजिए ये सब करके। और देखिए आप YouTube पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, इसका कुछ मतलब यही है कि आपको इसका लाभ मिले, वरना बहुत सारी चीज़ तो आप देखते ही रहते हैं। जब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें आपके लिए 2 घंटे में बहुत सहायक सिद्ध होने वाली हैं, ये मैं बता दूं आपको। देखिए अगला एक प्रश्न इसी तरीके से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन, देखिए 2 संस्थाएं हैं ये, हाल में ही हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। पढ़ते रहे लोग करंट अफेयर्स, कोई लिमिट है, लेकिन ये शब्द आपको बतलाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर रेड डे फाउंडेशन हाल में ही हैदराबाद को विश्व के वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। तो दोनों ने कर दी है, 2 संस्थाएं। बस यहीं पर सचेत होने की जरूरत है आपको कि भाई ये बात तो ठीक नहीं दिख रही हमारे फार्मूले के आधार पर। शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद को 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। देखिए अब यही चीज है, जब वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की गई है हैदराबाद को, तो हमारे लिए यह चीज है कि यहां पर 2 संगठन थे, इस वजह से हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। ये भी आपके लिए समस्या हो सकती कि पता नहीं ये सही है अथवा नहीं है, लेकिन चूंकि अब मैंने कहा ना कि अगर वैसे देखें तो कथन ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही गया। कथन 1 सही है किंतु 2 सही नहीं है, नहीं। देखिए आप, कथन 1 कह रहा है कि सही है, यहां कह रहा है दोनों सही है ना, तो 1 पे तो क्रॉस हो गया ना, तो 1 वाला मामला तो खत्म हो गया। अब कह रहा है कि 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो हमारे लिए विकल्प यही बचता ही है, कथन 1 सही नहीं है, 2 के बारे में नहीं पता मुझे। तो देखिए विकल्प कैसा बनाया, नो 1 नो 2 नहीं है यहां पे, और आप परेशान होते हैं कि हम पढ़े नहीं, संयुक्त राष्ट्र में जाकर पढ़ाई करें।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लें। एग्जामिनेशन हॉल में जरा आंखें कान नाक खोलकर बैठिए, काम बन जाएगा। कुछ जो शब्दावलियां, जो प्रवृत्ति कि जहां पर स्टेडली इंक्रीज या डिक्रीज जो लगातार घट बढ़ रहा है, इन प्रश्नों के ऐसे चीज़ों पर थोड़ा सावधान हो जाइए, लगभग गलत होने की दशा में रहेगा। और विशेष करके ऐसे सवाल जो लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, इकोनॉमी के संदर्भ में हम देखते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है, प्रायः गलत होता है। ये सब शब्द लिख लीजिएगा और अप्लाई कीजिए इस बीच प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2 घंटे के भीतर जितना पढ़ें उतने से काम बन जाएगा। कुछ कमी रहेगी तो इन शब्दों के माध्यम से काम बन जाएगा। मेंस लिखने के लिए तैयार हो जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 में आया हुआ प्रश्न है यूपीएससी का। देखिए, इसीलिए मैंने कई सारे प्रश्नों को लेकर काम किया। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। सतत वृद्धि पिछले दशक में, 1 दशक का आंकड़ा आप सोचकर देखिए, वृद्धि होती रही है 1 दशक के अंतर्गत। तो ये मामला तो नहीं लगता है भाई। इंक्रीज डिक्रीज की बात पे सावधान हो जाना है, और वो भी इतना लंबा समय, पिछले दशक में। फिर है कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो सामान्य सी बात है, कपड़े का उत्पादन करने वाला देश है भारत। बांग्लादेश भी कभी अपना ही पार्ट था, सूती वस्त्रों के निर्माण का केंद्र भी रहा, ढाका के मलमल। बावजूद इसके चलिए नहीं पता, अभी आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। पिछले 5 वर्षों में देखिए, और सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। तो ये तो मामला हमारे अपने इस फॉर्मूले के आधार पर गलत होता नजर आ रहा है। इसलिए क्या करना है, एग्जाम है ये, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, विकल्प आपके पास है, क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ जाइए। तो बाद में आके यही कहते हैं कि मेरे जो है 40 सवाल केवल हो पाए, बाहर हो गए। या फिर स्टांस लीजिए, देखिए 1 और 3 निकाल दीजिए, तो जाहिर सी बात है बचा केवल 2। देखिए, ये भी एकदम हकीकत बात है कि हम आज के समय में जिन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं वो प्रश्न आ चुके हैं भाई। यही तो समझना है, आखिर ट्रेंड एनालिसिस का तात्पर्य क्या है। आप खाली ये शब्दों को पढ़ रहे होते हैं, अरे जो हो चुका उसी के माध्यम से तो आप कोई फार्मूला बनाते हैं। वो फार्मूला ये है, मैंने कहा 20 सवाल हल करिएगा ऐसे फार्मूले के साथ, तो ये हो सकता है 5 गलत हो जाएं, 7 गलत हो जाएं, लेकिन जो सही होंगे प्रॉफिट होगा आपको। कैलकुलेशन करके देखिएगा, वैसे भी सीसेट का पेपर देना है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं है तो वो तो समझ लीजिए कि वैसे ही जो है ये भी नहीं कर पाएगा। जैसे अब एक प्रश्न है, देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में आया हुआ प्रश्न है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि कौन सा कथन सही है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के संदर्भ में पिछले दशक में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है, लगातार। एक दशक के आंकड़े को लेकर चल रहे हैं और लगातार वृद्धि करवा रहे हैं। एक होता है पिछले वर्ष की तुलना में, तो फिर भी एक संभावना बन सकती थी, और वो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, इकोनॉमी तो और पढ़ा रहे होते, मुझे नहीं पता, लेकिन फार्मूला पता है, और फार्मूले के तहत एक चीज देखते में आ रही है कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि या तो प्रश्न हम छोड़ दें, और छोड़ते छोड़ते पता लगे कि हम 50 प्रश्न छोड़ चुके हैं, 30 प्रश्न छोड़ चुके हैं, तो ऐसे ही बाहर हो गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंक का विलय किया गया है। अब देखिए, अगर आपने एक को निकाल दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि न तो अब ये रहा, न ये रहा। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, और इतनी पढ़ाई के बाद हमने कहा पढ़ाई देखे, अब ये चीज़ आपके नॉलेज से निकलेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। कॉमन फैक्ट है, कॉमन फैक्ट है। इसलिए ये उत्तर ठीक है आपका। यही वजह है कि आखिर परीक्षा के अंतर्गत आप अकेले होंगे और होगा आपका दिमाग आपके साथ। आप सोचिएगा कि हमने पढ़ा है, पढ़ाया गया है, कहाँ लाइन लिखी है, मुश्किल है। इसके माध्यम से आगे बढ़िए और फिर देखिए। इसी तरीके से एक प्रश्न साइंस टेक का, जैसे कि उसके संदर्भ में भी चीज़ें अपेक्षाकृत, देखिए आज के समय में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, बहुत अप्लाइड फॉर्म में है चीज़ें, पढ़ेंगे नहीं तो हवा तक नहीं लगेगी आपको। बावजूद इसके आखिर इसमें भी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जहाँ दो तकनीक समान रूप से दो वस्तुओं की तुलना करके दी गई हैं, उनकी परिभाषा गुण को बदल भी दिया जाता है। ये एक सामान्य चीज़ है, मैंने कहा कोई अनिवार्य चीज़ें नहीं होंगी, सामान्य रूप से चीज़ें। तो फिर ऐसी स्थिति में कह रहा है कि सौर जल पंपों के संदर्भ में आखिर वह सोलर वाटर पंप के बारे में विचार करिए। 2020 में आया हुआ प्रश्न, कौन सा कथन सही है। तो ऐसे में सोलर वाटर पंप का आखिर कहीं ना कहीं उपयोग, हम कह रहे हैं कि सिंचाई कार्यों के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में बहुतायत, तो कह रहा है कि सौर ऊर्जा, सोलर पावर का उपयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, सरफेस वाटर के लिए, पंप के लिए, न कि जो है सबमर्सिबल पंप के लिए नहीं हो सकता। देखिए, इसके लिए हो सकता है लेकिन सबमर्सिबल पंप के लिए नहीं हो सकता। तो सरफेस जो वाटर करने के लिए जो है सोलर पंप का प्रयोग कर सकते हैं, सबमर्सिबल के लिए नहीं, ये बात तो सामान्य रूप से ठीक नहीं लगती है। तो मैं तो इस सिद्धांत के आधार पर चल रहा हूं कि एक सेंटेंस ठीक है और दूसरा सेंटेंस उसके साथ जो जुड़ा विशेषता हुआ बदल दी जा रही है। इस आधार पर जो है गलत। सौर ऊर्जा का प्रयोग सेंट्रीफ्यूगल पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टल वालों के लिए नहीं। यहाँ तक बात ठीक नज़र आ रही है, लेकिन ये बात ठीक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि अगर पढ़े हैं तो सो फॉर सो गुड, नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर पहली ड्यूटी होती है कि पढ़ें। तत्पश्चात अगर रिस्क लेना है तो उस पद्धति पर आइए कि दो चीज़ें हैं, तो नो वन नो टू। यही कारण है कि साइंस टेक के संदर्भ में अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं। पढ़िए, रितेश सर पढ़ा रहे हैं उसको।
और एक भी सवाल बाहर से नहीं रहते चीज़ों को। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कभी कभी ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। जैसे ही अब यहाँ पर है कि किसी प्रश्न में दो कथन आपस में अगर कंट्राडिक्टरी हैं तो तय बात हो गई कि कंट्राडिक्शन है तो फिर उसमें से तो कोई एक ही चीज़ होगी ना, कि अब एकदम से अगर कंट्राडिक्टरी है कोई चीज़, परस्पर विरोधी चीज़ है, तो एक ही चीज़ सही होगी। उसको तलाश करना है कि परस्पर विरोधी कौन सी है। जैसे 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए कितने सारे प्रश्न ऐसे आए हुए थे, और अगर उस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके जगह जगह पर कि ये चीज़ें हैं, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, पिछले वर्षों के पेपर को उठाकर एक बार कर लीजिए अभ्यास, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका। लिखा है कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। नहीं पता भाई। लॉरेंस वर्ल्ड 2000 में प्रारंभ किए गए। सोचिए ज़रा, कोई कहे कि अब हम 20 साल पहले के न्यूज़पेपर और मैगजीन को कवर करें, बेकार की चीज़। इससे ही कहीं ना कहीं कुछ निकट तक पहुंचते हैं। लिखा है कि अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है अब तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। अब देखिए, अगर ये लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार है जो लिखा हुआ है कि अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 रेस के लिए खिलाड़ियों को मिला है, और फिर तीसरा दे रहा है कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है, तो ये दोनों, ये तो भाई रॉजर फेडरर का नाम सुने हैं ना, है? आखिर कहीं ना कहीं एक रेस के और एक टेनिस के खिलाड़ी का क्या संबंध हो सकता है? अगर ये है तो फिर ये नहीं है, अगर ये है तो फिर ये नहीं है। तो या तो ऐसे प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ जाइए, लेकिन फिर वही रिस्क लेना है तो अगर समझिए इस चीज़ को, कॉमन सेंस अप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में, चूंकि यह जो है विश्व खेल पुरस्कार है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। चूंकि विकल्प यहाँ पर ऐसा है तो हमारे लिए अब ये चीज़ चूज़ करनी है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। चूँकि इन दोनों में से एक चीज़ चुनना था, तो ये चीज़ हो सकती है कि वो खिलाड़ी पॉपुलर है इसलिए उसको कई बार मिला होगा, और अगर इसको मिला होता यानी फार्मूला 1 वाले तो इसको नहीं मिलता। लेकिन जब ये दिया हुआ, इसका मतलब कि ये वाला बात ठीक हमको नहीं नज़र आ रही, तो 2 नंबर निकाल देते हैं। अब जब 2 नंबर आप निकाल दे रहे हैं तो फिर समझिए कि ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, बचा ये। एक और 3, उत्तर सी। कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, यूपीएससी का पेपर है। कूल होकर समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांति रखिए, 2 घंटे होते हैं, पढ़िए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि दोनों कंट्राडिक्टरी है, और इसमें मुझे क्या लग रहा है कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। एक पॉपुलर व्यक्ति है, उसके संदर्भ में बातें दिख रही हैं, उसके तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया, और एलिमिनेट करने के पश्चात कहीं और चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उत्तर होगा 1 और 3। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे जो जेनरिक स्टेटमेंट्स होते हैं और जिनके साथ जुड़ते हैं, किसी वस्तु संस्थान तकनीक की परिभाषा के साथ होते हैं, उस वस्तु संस्थान तकनीक के नाम के अनुरूप ही बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और इसमें एक्सट्रीम वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका तात्पर्य यही होता है कि जो किसी स्थान विशेष की विशेषताओं को लेकर चल रहे होते हैं, किसी परिभाषा को लेकर चल रहे होते हैं, वो आम तौर पर ठीक होते हैं। एक प्रश्न देखते हैं इस रूप में कि देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में
निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की बात की जा रही है। अब इतना लंबा चौड़ा दिया तो लग रहा होगा कि बहुत दिक्कत है। लिखा है कि फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, पढ़े सब लोग रहते हैं। बस केवल यह है कि अब यहां पर इतने सारी चीजें हैं, उनमें से अब देखिए कि फॉर्म, आखिर किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए तो दिया जा रहा है ना, नाम ही है किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये रटने की जरूरत नहीं है कि कब शुरू हुआ था, 1998 में शुरू हुआ था, कितनी सीमा रखी जाती, कितने वर्ष के लिए दी जाती है, क्या उसका जो है इंटरेस्ट रेट होता है, कि आखिर अगर एक वैसे आमतौर पर 10% होता है, लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से क्या करती है, अगर आप एक वर्ष पहले दे देते हैं तो 3% की छूट मिलती है और सरकार 2% सब्सिडी देती है, कुल मिलाकर 4% के आधार पर चलता है। ये सब आंकड़े अपनी जगह हैं, क्वेश्चन में देखिए कोई आंकड़े नहीं है। समझ कि फॉर्म पर संपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, खरीदने के लिए। अब देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? अल्पकाल के लिए कितनी धनराशि होगी? 3 लाख रुपए है किसान, और कह रहे हैं कि कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक के खरीदने के लिए। तो कंबाइन और ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करेगा कोई? 2 हटा दीजिए, जो एलिमिनेट किए तुरंत विकल्प पर आ जाइए कि 2 हटाने के बाद क्या आखिर स्थिति बन रही है। 2 जहां जहां है, फिर भी थोड़ी देर के लिए और आगे बढ़े। फॉर्म परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फॉर्म के अंतर्गत रह रहे लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं के लिए, किसी खेती किसानी का कार्य करने वालों, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, परिवार के लिए घर निर्माण और गांव में शीतागार सुविधा के लिए, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड से, किसान क्रेडिट कार्ड से घर बनवाएंगे। पांच नंबर को भी हटा दीजिए अगर, तो भी मामला बन जाएगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि यह आपके लिए आवश्यक है कि आप देखें कैसे एलिमिनेशन किया जा रहा है। ज़्यादा प्रश्न हो गए होंगे मुझे लग रहा है, आपका समय, बस मैं ये आपको दर्शाना चाह रहा था कि कोई ये मामला तुक्के का नहीं होता है, पढ़ी हुई चीज़ें हैं, उसके संदर्भ में कुछ शब्दावलियों का गहन या शोध और तरीका सीख लीजिए। 2, 4, 5 सवाल मुनाफे में रहिएगा, ये चीज़ है। देखिए, एक प्रश्न है कि ताड़ तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में आया हुआ प्रश्न है, पाम ऑयल के संदर्भ। लिखा है कि कौन सा कथन सही है? ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, एक तरीके से नेटिव प्लेस के रूप में कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, कैन बी यूज, किया जा सकता है। तो ये तो एकदम ठीक है मामला, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, जाहिर सी बात है।
कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। यहाँ पर यह स्थिति बन सकती है कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में, अब यही है, अगर अध्ययन किए हैं, देखिए अध्ययन के साथ ही एलिमिनेशन का मामला आएगा ना, कि एक चीज़ आ रही है, 3 चीज़ नहीं आ रही है। तो 2 और 3, देखिए यहां पर भी मामला फंस रहा है। तो अब ऐसे में या तो इस प्रश्न को छोड़िए, नहीं तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आखिर यह कह रहा है कि प्राकृतिक रूप में यह एक तरीके से नेटिव प्लेस है उसका, कहीं ना कहीं यहाँ पर अफ्रीकी देशों के संदर्भ में ये चीज़ें आती हैं सामने, इसलिए यह बात ठीक नहीं होगी। उत्तर के स्तर पर तो 2 और 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ पर लिखा होता है कि कुछ सामान्यतः जैसे आसान शब्दों का प्रयोग हो तो कथन प्रायः सही होते हैं। अभी जैसे देख रहे थे, यूपीएससी में 2019 से पूछा गया प्रश्न कि समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, मछली की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, सांपों की कुछ जातियां वह सजीव प्रजक होती हैं। जब कुछ हो सकती है तो जाहिर सी बात है, कुछ ही की तो बात कर रहा है, कहीं एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं है। देखिए मतलब जरूरी नहीं है कि उन विषयों के स्तर पर हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल में तनाव में नहीं आना है ना, ये हम तरीका बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए इन शब्दों का ध्यान में रखिए और इसके आधार पर कुछ प्रयोग करिए। मैंने पहले ही कहा था आपको, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? कुछ को नज़रअंदाज करके और कुछ को बर्दाश्त करके। तो जाहिर सी बात है, नज़रअंदाज करेंगे कुछ चीज़ों को, प्रश्न को आसान बनाएंगे इस माध्यम। कुल मिलाकर इस तरीके के प्रश्नों के साथ ये था मामला। और कुछ चीज़ें जैसे एलिमिनेट करने के लिए, अब सारे प्रश्नों को एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे हम क्योंकि समय की बात भी है। आयोग संस्था के संदर्भ में गठन वर्ष, इससे संबंधित एक्ट या मंत्रालय विभाग के गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैंडेटरी अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं, जैसे शब्द के प्रयोग होते हैं, तो वो भी सामान्यतः गलत हो जाते हैं। तो इस आधार पर अगर देखें तो एक तो ये है कि आपको अपना कम से कम अध्ययन जो कर चुके हैं, अब एग्जामिनेशन हॉल में अब तनाव में नहीं आना है। इस बात शब्दों को कुछ अलग से पेज पे लिखिए, बार बार उनको देखिए और एग्जामिनेशन हॉल में उनको अप्लाई कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जितनी पढ़ाई आपने किया है, अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन की है, चीज़ों को कवर किया है, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी कन्वेंशन बॉडीज़ के संदर्भ में कोई बाध्यकारी शब्द जो होंगे वो सामान्यतः गलत होंगे। कैन बी संभावना दर्शाने वाले कथन प्रायः सही होंगे। अब जो बचे शेष दिन हो उसके अंतर्गत कई बार होता है कि आखिर क्या करें, टेस्ट सीरीज लगाएं कि न लगाएं, क्या करें। तो टेस्ट सीरीज अब इस समय आप जो यूनिट वाइज होती हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है, कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं तो दे लीजिए। 1 हफ्ते पहले तो वो भी मत दीजिए, 10 दिन पहले भी मत दीजिए। चीज़ों को अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखिए, जो अब तरीका बताया उसके माध्यम से कुछ पॉइंट्स जो आपने टॉपिक लिखे हुए मैंने बताया कि कहीं पर उसको रिकॉल कहीं भूल रहे हो तो आप 1-2 उठाकर देख लीजिए, वो काम करिए। और परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व टेस्ट सीरीज लगाने से बचें एकदम। ये सलाह भी है और निर्देश तो दे नहीं सकते यूट्यूब पर बैठकर, लेकिन सलाह समझिए, ठीक है। और परीक्षा के दबाव से कैसे बचें, असली मुद्दा ये भी है। तो दबाव से बचने का एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? पढ़ाई से आएगा कि मैंने लगातार पढ़ाई किया, मैंने इतने समय तक लगातार पढ़ाई किया है, 24 घंटा मेरे पास भी था, दूसरे के पास भी था। अगर मेरी मन स्थिति ये बन रही है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो फिर किसी को याद नहीं आ रहा होगा। इस टाइप की चीज़ों को अपने स्तर पर तय करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसी आत्मविश्वास के लिए ये वीडियो बनाया है
कि अगर आपदा की स्थिति के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पर लगता है कि हम नहीं पढ़ें, फिर भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं, उसके माध्यम से सहायता हो सकती है। रिवीजन पर फोकस करें और ऐसे लोगों से न मिलें जो आपको इस मामले में डाल दें कि अगर तुम्हारा नहीं होगा तो क्या होगा, तो तनाव ज़्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, सवाल गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचें और एक आध हफ्ते पहले तो किसी अन्य से पढ़ाई के मामले में बातचीत भी मत करिए और फिर देखिए कूल बहुत रहिएगा। गीत वीत सुन लीजिए थोड़ा अपने स्तर पर। और क्या करना चाहिए, डाइट का पूरा ध्यान रखें, खाते पीते रहिए एकदम, उपवास संथारा निर्जरा मत कीजिए, खाइए बढ़िया से, चिंता मत करिए कि ज़्यादा खा लेंगे सो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम नींद उड़ा के रखता है, खाइए। और साथ में एक चीज़ है, नींद भी पूरी लीजिए। ये नहीं कि सारी कटौती नींद में ही कर दें और बाकी यूट्यूब और मोबाइल पर चल रहा है चैट, वो सब नहीं करना है। और ये भी चीज़ है कि एक पेपर जब आपने उस समय दे लिया अगर ना, तो पेपर के बीच में जो समय है आपका गैप, उसमें क्वेश्चन का डिस्कस मत करिए जी। इसका पेपर 2 के लिए अपने आप को कूल रखिए, सीसेट के लिए। और इस दौरान जो परीक्षा का समय है ना, उस परीक्षा के समय पर अभ्यास करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ताकि एकदम उस समय दिमाग काम करे। नहीं तो कई बार होता है कि रात भर जग रहे हैं, सवेरे से सो रहे हैं। ये पद्धति बदल दीजिए। अब समय आ गया है कि 20 दिनों के भीतर अपने आप को चेंज करें, अगर कोई ऐसा है तो। और इन पद्धतियों को ध्यान में रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप सफल हो पाएंगे, जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं और इन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। कुल मिलाकर संस्कृति आईएएस ने खुद ही 1-2 प्रोग्राम भी शुरू किए हुए थे, इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है, जिसमें इसी एलिमिनेशन थ्योरी को करंट अफेयर्स के द हिंदू पेपर के माध्यम से जो है हम देख पाते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें आते हैं। जो प्रोग्राम आ रहे हैं उनको देखिए और कहीं ना कहीं उन प्रोग्राम्स के माध्यम से आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। यूट्यूब पर वह पड़े हुए हैं, आते हैं, उनको आप रेगुलर उसके साथ टच में रहिए। जो लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो है ही, जो अगली बार देने के लिए हैं, चूँकि 2023 की भी परीक्षा तिथि आ गई 28 मई की, तैयारी शुरू कर देनी होगी। तो तैयारी का तरीका यही होगा। और कुल मिलाकर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से चीज़ों को समझ पाए होंगे और कुछ आपकी सफलता में अगर मैं सहायक हो गया तो निश्चित तौर पर ये मेरा सेशन सफल होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका लाभ आपको मिलेगा। बाकी बातें आपके साथ होती रहेंगी। मेंस के लिए कुछ नई योजनाओं के साथ हम आएंगे। और फिलहाल मैंने बताया था 2-3 चीज़ें कि संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर भी जाकर आप कुछ जो PDF हैं, जो मैंने कहा वर्ड मीनिंग के होंगे अलग अलग विषयों के संदर्भ में, उनको भी आप ले सकते हैं। और जो सीसेट के संदर्भ में कंप्रहेंशन को लेकर तनाव अगर किसी को फील हो रहा होगा तो संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से जो है वहाँ पर आपको चीज़ें फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप कुछ कूल भी होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी आपकी सफलता के साथ। तो सफलता के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।